जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मैं प्रेम कुमार गौतम। गौतम जी, आपका क्या प्रोफेशन है? मैं जीविका के लिए पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और मानवीय कर्मों के निर्वाह के लिए कविता से जुड़ा हूँ, साहित्य से जुड़ा हूँ। कब से आप इस पत्रकारिता के प्रोफेशन में हैं? लगभग 35 साल हो रहे होंगे पत्रकारिता में, क्योंकि साहित्य और पत्रकारिता मेरी साथ साथ शुरू हुई, तो दोनों का एक ही अवधि है। लगभग 35 साल हो रहे होंगे लगभग। आपको पत्रकारिता में आने की जो प्रेरणा है वो कैसे और कहाँ से मिली? ये व्यक्ति स्वभाव से जो कुछ होता है वो व्यक्त करता है। मेरा स्वभाव शुरू से किसी गलत चीज़ को देखना, कहीं त्रुटि को देखना, उसके सुधार के लिए प्रयास मेरा रहता था। और ये अंदर आत्मा से रहता, कहीं गड्ढा है तो ये गड्ढा क्यों है, या कोई व्यक्ति समाज के विपरीत चल रहा है, मानवता के विपरीत चल रहा है, तो हस्तक्षेप करने की शुरू से आदत थी। जब मैं प्राइमरी का छात्र था तभी से ये मेरी आदत थी और मेरे शिक्षक बहुत परेशान रहते थे। मतलब बाल्यकाल से पत्रकार रहे हैं? पत्रकार नहीं, गुण रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब होता है सीधे सीधे धारा के विपरीत। और अगर हम मैच्योर पत्रकारिता की बात करें तो सीधे सीधे सिंहासन के विपरीत। तो मैं सिंहासन के विपरीत हमेशा रहा हूँ। पत्रकारिता की जो आपकी जीवन यात्रा है वो कहाँ कहाँ आप जुड़े रहे पत्रकारिता के रूप में, पत्रकार के रूप में? देखिए, शुरुआत मेरी साहित्यिक पत्रकारिता से हुई और झांसी से उसका आगाज़ हुआ। एक पत्रिका झांसी से निकला करती थी, मृगपाल, अरुण श्रीवास्तव मुन्ना जी निकालते थे। वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें मैं नमन करता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ। वहाँ से लेखन की शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी साहित्य और पत्रकारिता की शुरुआत साथ साथ हुई, तो जो कुछ मुझे संस्कार मिले वो वहाँ से मिले और वहीं से पत्रकारिता के द्वार खुले मृगपाल से। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ, एक तिनका भर हूँ, तो उसका श्रेय मृगपाल को और स्वर्गीय अरुण श्रीवास्तव मुन्ना जी को जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपकी यात्रा लगभग 35 साल जो आपने उल्लेख की है बहुत लंबी यात्रा है, तो आप किन किन प्लेटफॉर्म से पत्रकारिता के रूप में, पत्रकार के रूप में जुड़े रहे? अब देखिए, एक लंबा दौर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत झांसी से हुई और झांसी से चल के जीविका के लिए कह लें तो ग्वालियर गया। ग्वालियर में वहाँ चंबल पोस्ट अखबार है, उससे जुड़ा रहा, उसका प्रतिनिधि भी रहा। झांसी में मृगपाल के अलावा सन 84-85 में यहाँ एक साप्ताहिक अखबार निकला करता था, रोहता समाज। वहाँ से हमारी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। मृगपाल के बाद वहाँ रोहता समाज, उसके बाद और तमाम समाचार पत्रों में, साप्ताहिक समाचार पत्रों में काम किया। और लेकिन एक सपना था, जिस तरह का एक बड़ा फलक चाहिए था उड़ने के लिए, पंख फड़फड़ाते थे कि विस्तृत आकाश मिले, ऊंची उड़ान भर सके। तो ये सपना पूरा हुआ। दैनिक जागरण झांसी में स्ट्रिंगर रहा। स्ट्रिंगर के बाद वहाँ काम करने का मौका मिला। झांसी से चल के भोपाल जागरण और देशबंधु, वहाँ काम किया। हालात कुछ ऐसे रहे कि इस बीच लखनऊ में भी 6 माह लगभग एक मासिक पत्रिका में रहने का मौका मिला। तो वो यायावरी के दिन थे, बात पत्रकारिता की नहीं है,
बात यह है कि घर से निकल के हमारे पिता कहा करते थे कि जब तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें जिंदगी के संघर्षों का, उनको सहने का, उनसे सामना करने का एहसास होगा। तो ये एहसास हुए जब बाहर गए, लखनऊ में रहे, अकेले रहे, वहाँ ग्वालियर में अकेले रहे, भोपाल में तो खैर हमारे भाई थे, तमाम मित्र थे। ये तमाम अनुभव हुए। उसी दौरान भोपाल में 6 दिसंबर 1992 को वहाँ पे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक उन्माद भड़का। कुछ समय बाद वहाँ से लौट के झांसी आना पड़ा। फिर झांसी से फिर भोपाल गए, आना जाना लगा रहा भोपाल हमारा। तो मैं कह सकता हूँ कि झांसी से चल के ग्वालियर, लखनऊ और भोपाल, इन जगहों में पत्रकारिता। पतन जी, एक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आजकल की जो पत्रकारिता है वो छदम वाली हो गई है, क्या आप मानते हैं ऐसा कुछ है? देखिए, ये दौर हमेशा से रहा है। जिन नारद को हम लोग अपना स्रोत मानते हैं पत्रकारिता का, है ना, तो वो नारद के साथ भी, क्योंकि हम ये कहते हैं सृष्टि का पहला जो पत्रकार था वो नारद, अब नारद के साथ भी यही था। वो बड़े चतुर चालाक थे। जहाँ हम लोग को भी पत्रकारिता में बताया जाता है कि आपको खबर निकालना है तो सामने वाले को आप किस तरह से उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दीजिए और खबर निकाल लाइए, क्योंकि अगर आपने आलोचना की तो वो कुछ नहीं बताएगा, डंडा लेके और मारेगा आपको, है ना। तो हम लोग को सबसे बड़ा, चाहे फौज में हो या पत्रकारिता में हो, हम लोग को कहते हैं कि विवेक से काम लेना, जहाँ जैसी स्थिति है उस हिसाब से काम लीजिए। आपको अगर खबर निकालना है तो उसकी प्रशंसा करते जाइए। किसी गुंडे को आप गाली देंगे या उसकी आलोचना करेंगे तो उस पर इतने मुकदमे हैं, तूने यहाँ पिटा था, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई जवाब तो देगा नहीं। उसका जवाब लाठी और मुक्के से होगा, हो सकता है गोली से भी हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो मानव के स्वभाव में, हम पत्रकारिता की बात क्यों करें, क्योंकि जब ये बात आती है तो सारे लोग ये कहते हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं या पत्रकारिता के जो स्तंभ है वो ये कहते हैं कि हम भी तो एक ही समाज का हिस्सा है, मानव है ना, तो हम पत्रकार को ही क्यों कहें कि पत्रकार ही ऐसा है। अच्छा, सारे आदर्श उसके ऊपर क्यों हैं कि नहीं, पत्रकार को आदर्शवादी होना चाहिए, पत्रकार को चने खा के जीवन गुजारना चाहिए, पत्रकार को बलिदान करना चाहिए। क्यों? पत्रकार भाई वो भी तो मानव है। मानव की जो बुराइयाँ अच्छाइयाँ वो पत्रकार में भी आएंगी। तो छद्म हो या आदर्श हो, ये कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि जिस तरह से समाज होगा, मानव होगा, हम भी वैसे ही बनेंगे, चाहे वो पत्रकार। आपका 35-36 साल का अनुभव जो आप बता रहे हैं पत्रकारिता का है, आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता का जो जीवन है वो बड़ा सहज और सरल है? उसको आज की युवा पीढ़ी कैरियर के रूप में अपनाए तो उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है? देखिए, अब चूँकि सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी जब उसके संपादक के लिए कोई विज्ञापन निकला करते थे तो उनका ये विज्ञापन हुआ करता था, अंग्रेज़ों का समय था, कि 10 कोड़े जो खा सके और एक खादी का कपड़ा पहन के रह सके, जमीन पे सो सके, तमाम अभाव सह सके, वो सरस्वती के संपादक के लिए वो ये नहीं कहते थे कि आप कितने विद्वान हैं, पात्र हैं, ये डिग्री वो डिग्री, ये कुछ उनके लिए माने रखते। वो कहते थे कि आप इन हालातों में अगर रह सकते हैं तो आप संपादक के लिए अप्लाई करिए। लेकिन अब जो हमारे यहाँ पात्रता हो गई है वो कि आपने कहीं मास कम्युनिकेशन किया कि नहीं, आपको कितने साल का अनुभव है, ये क्या मायने रखता है। डिग्री लेके आप जीवन के हालातों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री हमें पात्रता नहीं देती है। आपने बहुत अच्छा प्रशिक्षण ले लिया, आप अमेरिका से, रूस से, चाइना से ले लें, लेकिन ये पात्रता कहाँ से आएगी जो आपकी आत्मा से आती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि व्यक्ति को अगर आत्मा से वो दृढ़ है, आत्मा से, उसके पास कुछ ना हो। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास खुद कोई डिग्री नहीं है। मैंने जागरण में लिखा है, इंडिया टुडे के लिए 10 साल से
झांसी से, लिखा है। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। अच्छा, मानते हैं कि पत्रकारिता के लिए डिग्री किससे ज़्यादा जरूरी अनुभव है? सच तो यही है। देखिए, ध्यानचंद ने कहीं से हॉकी नहीं सीखी थी, झांसी की बात करूं। उन्होंने हीरोज ग्राउंड पे नारियल के जो वो होता है, डंडी होती है, उससे उन्होंने हॉकी सीखी थी। किसी क्लब में नहीं सीखी। आज तो NS पटनायक है, तमाम जगह हैं, कैंप लगते हैं। तो ध्यानचंद ने तो कोई कैंप नहीं किया, उन्होंने किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। लेकिन क्या ध्यानचंद नहीं थे? आज जितने लोग राष्ट्रीय खेल संस्थान से निकल रहे हैं, अकादमी से निकल रहे हैं, ध्यानचंद का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, पेले का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ब्रैडमैन का कोई नहीं कर सकता। तो हम ये सोचते हैं एकेडमिक जो आपकी ट्रेनिंग है, एकेडमिक वो पात्रता आपको नहीं देती। पात्रता आपको अपने जीवन के अनुभव देते हैं। 35 साल के पत्रकारिता के दौरान आपने किस तरह की मुख्य विषमताओं का सामना किया? अब देखिए, चूंकि मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि मैं बाल्यावस्था से ही विद्रोही रहा हूँ, और जो विद्रोही होता है, जो नींबू का वो होता है बीज, वो कड़वा होता है, नीम से भी ज़्यादा कड़वा होता है उसका बीज। तो मैं तो हमेशा से नींबू का बीज रहा हूँ। मैं कभी भी आम का गूदा नहीं रहा शुरू से। मित्रों में भी, अपने संस्थानों में जहाँ भी प्रेस में मैंने काम किया या जिन लोगों के साथ रहा, वो सब मुझे मेरे विद्रोही स्वभाव के कारण नसीहतें देते थे, सुधर जाओ। लेकिन दुनिया में उदाहरण है, रानी लक्ष्मीबाई को भी बहुत नसीहतें घर में मिली थी। उनके पति भी नसीहत देते थे, झांसी के लोग भी, उनके परिवार के लोग। तो लक्ष्मीबाई सुधरी क्या? बिगड़ी होती तो सुधरी थी। जब मतलब आपको अपने कड़वे होने पर गर्व है? मुझे अपने कड़वे होने पे गर्व है, और कड़वे होने पे गर्व इसलिए भी है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है मेडिकल साइंस की कमी, वो जीवन में भी होती है। दुनिया में डायबिटीज की मरीज सबसे ज़्यादा है इस समय, और वो कड़वे खाने से नहीं है, वो मीठा खाने से है। तो मैं ये सोचता हूँ, एक और कहावत है कि मीठा जो होता है ना, मीठा बहुत जल्दी सड़ता भी है, उसमें मक्खियाँ आती हैं, उसमें कीड़े पड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि नमक के अंदर कीड़े पड़े हों, नमक सड़ा हो? नहीं सुना होगा। नीम तो नहीं सड़ती, नीम के अंदर कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। तो मुझे फक्र है कि मैं नीम हूँ और नींबू का बीजा। तो इसका आपको खामियाजा उठाना पड़ा समाज में? अब देखिए, कहते हैं कि औषधि जो होती है, वो जब डॉक्टर औषधि देता है और हम औषधि खाते हैं तो मुंह अजीब सा हो जाता है, हमारी मुद्रा भी बदल जाती है। और कभी कभी हम ये कहते तो नहीं, अब हमसे नहीं खाया जाएगा, ये कड़वी दवा है। लेकिन इतिहास गवाह है, मेडिकल साइंस गवाह है कि उसी कड़वी औषधि से हमें लाभ भी मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ, ये मेरा कोई अपने ऊपर के ये आकलन नहीं है, उपलब्धि में नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अपनी आत्मा में जब मैं झांकता हूँ और सुबह आईना देखता हूँ तो मैं लज्जित नहीं होता। चूँकि आप कवि भी रहे हैं, कवियाँ मतलब बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं, क्या आप कोई छोटी सी रचना आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी, मेरे जीवन की जो पहली रचना है वो मिट्टी का घरौंदा, और 1982 में एक किसी समाचार पत्र में छपी थी। वो कहाँ छपी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी साप्ताहिक समाचार पत्र में छपी थी वो, मिट्टी का घरौंदा। क्योंकि मेरी जीवन की पहली रचना है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है, और मैं उन दिनों में लौट आता हूँ अपने बचपन के। तो वो कविता मैं खुद को भी सुना रहा हूँ, खुश होने के लिए। स्वागत है जी।
मिट्टी का घरौंदा बनाया था मैंने कब, मिट्टी का घरौंदा बनाया था मैंने कब, लकीरें मिटती रहीं बस रह गया निशान। मिट्टी का घरौंदा बनाया था मैंने कब, लकीरें मिटती रहीं बस रह गया निशान। जीवन का पंछी उड़ गया, आंखों में खाली मकान। बहुत शानदार आपने रचना सुनाई, आभार। मैं दीपक हूँ, मैं दीपक हूँ, नियति मेरी जलना मुझको। मैं दीपक हूँ, नियति मेरी जलना मुझको, तपना मुझको, गलना मुझको, सांचे सांचे ढलना मुझको। मैं राही हूँ राह अंधेरी, मैं राही हूँ राह अंधेरी, दुर्गम रास्ता हर हालत में चलना मुझको। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज में जिस तरह की गंदगी है, दिलो दिमाग में जमी काई है धर्म और जात को लेकर, उसको लेकर एक गजल पेश कर रहा हूँ। हर तरफ बेरहम कुहासा देखो, आफताब बेइंतहा प्यासा देखो। हर तरफ बेरहम कुहासा देखो, आफताब बेइंतहा प्यासा देखो। हमने ये सोच के मिल जाए कहीं, साथी को दिनों रात तलाशा देखो। हमने ये सोच के मिल जाए कहीं, साथी को दिनों रात तलाशा देखो। कुछ नहीं बदलेगा जो कहते हैं, कुछ नहीं बदलेगा जो कहते हैं, उनके चेहरे पे लिखी सिर्फ निराशा देखो। गंदले के उनके चेहरे पे लिखी सिर्फ निराशा देखो। गंदले पोखर की जड़ ही मिटा डाले, गंदले पोखर की जड़ ही मिटा डाले। जाग जाए कोई गांव जरा सा देखो, जाग जाए कोई गांव जरा सा देखो। और मजहब के साथ दौड़े अंधी सियासत खूब, मजहब के साथ दौड़े अंधी सियासत खूब। मेरे मुल्क में ऐसा भी तमाशा देखो, मेरे मुल्क में ऐसा भी तमाशा देखो। हमने ये सोच के मिल जाए कहीं, साथी को दिनों रात तलाशा देखो। गजल के तेवर हैं वो जिस तरह से सियासत है, सत्ता है, उससे सवाल जवाब करती हुई गजल। तुम नहीं तुम्हारे काम बोलेंगे, तुम नहीं तुम्हारे काम बोलेंगे, देखना एक दिन अवाम बोलेंगे। तुम नहीं तुम्हारे काम बोलेंगे, देखना एक दिन अवाम बोलेंगे। हमने जो नहीं चाहा तुमने कहा किया, हमने जो नहीं चाहा तुमने कहा किया। मंदिर में अल्लाह मस्जिद में राम बोलेंगे। हमने जो नहीं चाहा तुमने कहा किया, मंदिर में अल्लाह मस्जिद में राम बोलेंगे। खौफ से खून से खंजर से कमाई दौलत, खौफ से खून से खंजर से कमाई दौलत, हम तो हरदम हराम बोलेंगे। खौफ से खून से खंजर से कमाई दौलत, हम तो हरदम हराम बोलेंगे। और जुल्म से जूझने की जंग रुक नहीं सकती, जुल्म से जूझने की जंग रुक नहीं सकती। ये कतरे कतरे सरेआम बोलेंगे। जंग से जूझने की जंग, जुल्म से जूझने की जंग रुक नहीं सकती। ये कतरे कतरे सरेआम बोलेंगे। और मंदिर मस्जिद की लड़ाई ने क्या दिया किसको,
मंदिर मस्जिद की लड़ाई ने क्या दिया किसको, बेघर लोगों के नाम बोलेंगे। मंदिर मस्जिद की लड़ाई ने क्या दिया किसको, बेघर लोगों के नाम बोलेंगे। तुम नहीं तुम्हारे काम बोलेंगे, देखना एक दिन आवाम बोलेंगे। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।